हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप सबको पता है कि मैं डेली आपके लिए मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेकर आती हूँ पॉलिटी की। और ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये आपको जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो हमारी बुक जो शिवास है जीएसजीके के लिए स्पेसिफिकली फॉर एसएससी स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई भी बच्चा किसी भी अदर वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली इस किताब को ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है आपके पॉलिटी की, इसी में ये आपका 19th लेक्चर है। ऑलरेडी 18 लेक्चर कंडक्ट हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे आपका किसकी, स्थानीय सुशासन की, जिसमें हम पंचायती राज और नगर पालिका दोनों देखेंगे। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। बाकी ये जो देख सकते हो आप इंडेक्स, ये प्रॉपर आपकी किताब से ली गई है, तो मैं एक बार बता देना चाहती हूँ। हाँ जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस। आप सबको पता होगा, ठीक है, जो लोग बच्चे गांव से होंगे उनको पता होगा कि गांव में क्या होता है, हमारा प्रधान होते हैं, ठीक है, और आपके ब्लॉक प्रमुख, ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये सारी जो पोस्ट हैं जो प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट होके आते हैं। तो ये क्या था, ये हमारे ओरिजिनल जो हमारा संविधान था वहाँ पर आपकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस स्थानीय सुशासन जैसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपने बताया था, ये जो आपकी चीज़ है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जब हम बात कर रहे थे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की राज्य के, तो आपने आर्टिकल 40 पढ़ा था, और आर्टिकल 40 के अंदर ही हमने बात करी थी किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। और इसी की बात गांधी जी करते थे, कहीं ना कहीं उन्हीं के आइडिया से ये प्रेरित है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे हम किस प्रकार से आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और 74th आता है। उसके बाद हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, लोकल विलेज पंचायत हो गई, ये ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं स्थानीय सरकार हमारी होती क्या है। तो स्थानीय सरकार ये ग्राम स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि आपकी जो पावर है वो किसी एक हाथ में नहीं रहेगी। आपके हर साल 5 साल बाद आपको हर बार वोट करने का अधिकार है, आप अपना नेता खुद चुन सकते हो। ठीक, तो ये एक प्रकार का उसी का और डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला कि जो लोकतांत्रिकता हमारे देश में है उसी को और डिसेंट्रलाइज करेंगे, यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसका बंटवारा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हमारा पावर कहाँ देखने को मिली है, ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट हो गई, ये क्या हो गई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि हमने छोटी छोटी स्टेट्स हो गई है, ये हमारी स्टेट्स के पास भी पावर है, ठीक, कि अपने तरीके से ये रूल कर सकते हैं। बाकी कुछ चेक एंड बैलेंसेस हैं, वो अलग चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने और तोड़ दिया इसको, अब यहाँ पर भी हम क्या है और डिसइंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पर हम विलेज पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस अब लेकर हम आएंगे। तो यही है कि और ज्यादा क्या विकेंद्रीकरण इसका कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का। ठीक है, तो सरकार ग्राम स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाएं, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि रूरल और अर्बन दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पीआरआई और शहरी क्षेत्रों के लिए क्या म्युनिसिपैलिटीज शामिल है। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय सुशासन, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस एंड लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे किसी गांव में क्या चाहिए, गांव के लोगों को क्या चाहिए, उनका कैसा रहना है, उनकी संस्कृति है, ठीक है, किस तरीके से उनके ऊपर रूल होना चाहिए, ये जो वहीं का अगर कोई नेता चुन के आए अगर, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से रूल कर पाएगा, या फिर हमारा सेंटर या फिर स्टेट की गवर्नेंस उतने अच्छे तरीके से नीचे नहीं देख सकती है, नहीं शासन कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, हमने और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया, और लोकल जो लोगों की जरूरत है उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको उनके ऊपर रूल करने के लिए, राज करने के लिए उन्हीं के द्वारा कोई चुना गया जिसको वो जमीनी स्तर से जानते हैं, पहचानते हैं, वैसा व्यक्ति अब क्या है, उनके ऊपर रूल करेगा। अब ये ऐसा नहीं रूल कोई राजा वाजा ऐसे रूल कर रहा है, नहीं, ये प्रॉपर 5 साल बाद आपका, जब हम आगे देखेंगे तो जानेंगे, प्रॉपर 5 साल के बाद उसका इलेक्शन होता है कि कोई पसंद नहीं आ रहा तो क्या आपके पास पावर है, आप आराम से उसको 5 साल बाद हटा दीजिए भाई। ठीक, आइए चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने जाना कि लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको लेकर आए, और पावर का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हमने किया है।
आगे देख लेते हैं हम, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में एक रूरल आ जाता है, एक अर्बन आ जाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग और आपका नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग से लेकर आते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में क्या देखने को मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। वहीं अर्बन में देखने को मिलेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल पंचायत। ठीक है, देखिए अब वही बात आ गई। अब हम एक बार देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या स्थान है, कैसे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 40 यानी कि 40 के अंदर आपका क्या है, डीपीएसपी के अंदर ये दे रखा था। आर्टिकल 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन कर आत्मशासन करने का निर्देश। भाई खुद के लिए शासन करेंगे, खुद शासन करेंगे, खुद के द्वारा जान पहचान का नेता जब होगा तो शासन हमारा अच्छे प्रकार से हो पाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, यानी कि यहाँ पे हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं, एक 73rd आता है, एक आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। 73 में क्या हुआ था, ये आपका 1992, मतलब आए दोनों एक ही साथ थे। ठीक, तो 73rd 1992 में आता है, जिसने क्या हमारे संविधान में एक और भाग यानी कि एक और पार्ट जोड़ दिया। कौन सा, पार्ट 9 भाग 9 जोड़ देता है। और ये कहां से कहां तक बात करता है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक की ये बात करेगा। ठीक है, और साथ ही इसने क्या हमारा 11वीं अनुसूची जोड़ दी। कौन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यानी कि 11 शेड्यूल, और ये किसके, ये पर्टिकुलरली आपकी पंचायती राज की बात करेगा 73वां। फिर आ जाएगा हमारा 74वां, जो बात करेगा हमारी म्युनिसिपैलिटीज की। ठीक है, 74 में क्या है, ये आपका 74वां संविधान संशोधन सेम ईयर में आया। इसने क्या है, पार्ट जो 9 था उसके एक और सब पार्ट जोड़ दिया, भाग ए। ठीक है, भाग 9 का क्लॉज ए। ठीक है, ये आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक बात करता है। और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है, और ये किसके लिए थी, ये पर्टिकुलरली आपकी नगर पालिकाओं के लिए थी। तो 74 में नगर पालिकाओं के लिए, और जो हमारा 73 में था वो आपका किसके लिए था, वो हमारा था पंचायती राज के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पंचायती राज का आपका इवोल्यूशन कैसे देखने को मिलता है, क्या हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, आइए देखते हैं। तो पंचायती राज संस्था यानी कि पीआरआई का विकास, इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले इसने बात करी थी हमारा 3 टायर की, यानी कि त्रिस्तरीय हमारा क्या होगा, त्रिस्तरीय सिस्टम हम लेकर आएंगे, क्या जिसमें 3 स्तर होंगे। ठीक, जिसमें पहला आपका विलेज आ जाएगा, गांव, उसके बाद आएगा ऊपर ब्लॉक, उसके बाद आ जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा, देखो कई बार कंफ्यूजन होता है, ये सवाल बनता है कि किसने त्रिस्तरीय बोला था, किसने 2 स्तरीय यानी कि 2 टायर। तो बलवंत राय मेहता, नाम में कितने शब्द आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो उससे याद रखिएगा कि 3 टायर की बात करी थी बलवंत राय मेहता ने। वही अशोक मेहता एक दूसरा आते हैं, तो अशोक मेहता में 2 नाम है, अशोक और मेहता, तो उन्होंने 2 टायर की, एक ट्रिक है अपना याद करने के लिए। ठीक है, तो हमारा अगले आते हैं, अशोक मेहता समिति बनती है, ये 1977 में बनती है। इसने बोला कि भाई हमारा गठन करना चाहिए, और ये कैसा 2 स्तरीय होना चाहिए, कितना 2 स्तरीय, जिसमें विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन्होंने जो है हमारा ब्लॉक लेवल की बात कहीं भी नहीं करी थी, उसको बीच में से गायब कर दिया था अशोक मेहता जी ने। ठीक है, फिर आते हैं हमारे जीवे की राव समिति, ये 1985 में बनी थी। ईयर भी पूछ लेता है, ईयर भी ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज को ग्रामीण विकास योजना यानी कि रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग की मुख्य इकाई बनाने की सिफारिश किसने की थी, ये हमारी जीवे की राव समिति ने की थी। फिर आती है आपकी एलएम सिंह भी, और इसने क्या बोला था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा पंचायती राज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात किसने करी थी, क्योंकि मैं बता दूं उस टाइम तक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। स्टिल भी कई कई जगहों पे हमारा ग्राम सभाएं बननी शुरू हो गई थी, ग्राम पंचायत बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो वो कहाँ पे, उसका पहला देखने को मिलेगा कि पहला आपका ये भी क्वेश्चन बनता है 2 अक्टूबर 1959 को ही बन गई थी, और ये हमारे कहाँ देखने को मिलती है, नागौर राजस्थान में। ठीक है, नागौर राजस्थान में। बट जब एलन सिंह भी हमारे आती है ये समिति, तो ये बोलती है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जब स्टेटस प्रोवाइड कर दी जाएगी तो हर स्टेट में, हर जगह पे, हर ग्राम पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे वो चीज़ बनेगी ही बनेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा देने की ये बात करता है कि तभी चीज़ें अच्छे प्रकार से लागू हो पाएंगी।
ठीक है। बलवंत राय मेहता ने बोला कि त्रिस्तरीय बनाएंगे जिसमें विलेज होगा, ब्लॉक होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। अशोक मेहता ने ब्लॉक वाले को काट दिया, विलेज और डिस्ट्रिक्ट रखा। फिर जीके राव समिति आता है, इसने क्या बोला कि रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग की मुख्य इकाई बनाने की सिफारिश की। एलएम सिंघवी ये हमारा, और हाँ सॉरी एक चीज और, जीवीकी ने ये भी बोला था कि हमारे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शन भी हम कराएंगे। अगला एलएम सिंघवी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा आपको देना होगा। ठीक है, तो पहला भी याद रखिएगा, पहला आपका 2 अक्टूबर को बना था और ये हमारा राजस्थान के नागौर में देखने को मिलता है। अब प्रॉपर हम देखेंगे कि पंचायती राज के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, तो देखिए जैसा अभी हमने जाना कि इसने क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका भाग 9 के अंदर आता है, ये किसके भाग 9 के अंदर देखने को मिलेगा, और 243 से 243 ओ तक देखने को मिलेगा। साथ ही 11वीं अनुसूची, जिसमें 11वीं अनुसूची में आपके 29 सब्जेक्ट यानी कि 29 विषय शामिल हैं रिलेटेड टू पंचायती राज। ओके, 3 स्तरीय की बात करता है। सबसे नीचे होगा हमारा क्या, ग्राम पंचायत, जहां आपका विलेज हो जाएगा। ठीक, उसके ऊपर कौन आ जाएगा, हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम पंचायत समिति बोलेंगे। उसके ऊपर आपका जिला परिषद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। देखो जहां भी आपकी 20 लाख से कम की आबादी होगी, कितनी, 20 लाख यानी कि 2 मिलियन से कम आबादी वाले राज्यों में क्या है, मध्य स्तर नहीं होगा, वहां सिर्फ 2 टायर ही काम करेगा। क्या, 2 टायर। वहां पे क्या है, जो ब्लॉक वाला हमारा था ना, ब्लॉक लेवल पे हम नहीं बनाएंगे। क्या, ब्लॉक लेवल पे हम नहीं बनाएंगे। जहां भी आपकी 20 लाख से कम की आबादी होगी जिस भी राज्य में, उसमें सिर्फ 2 लेवल पे बनाया जाएगा। क्या, एक आपका विलेज लेवल पे, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। जैसे कि हमारे मिजोरम हो गए, सिक्किम हो गए, बहुत छोटे छोटे से हैं ये। ठीक है, उतनी आबादी है नहीं, तो हमने एक लेवल बीच में से उड़ा दिया है। ठीक है, आगे देखते थे एक, अब बात करेंगे हम इलेक्शन की। जैसे कि याद रखो कौन सी समिति थी, अभी हमने बात करी, एलएम सिंघवी समिति थी। उसने बात किया था हमारा क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। ठीक, तो अब इलेक्शन की बात करो, किसने करी थी, अभी हम देख कर आ रहे थे ना, इलेक्शन की बात करी थी हमारी जेवी के राव समिति जो थी उसने। तो अब जो है इलेक्शन देख लेते हैं। इलेक्शन जैसे कि आपने लोकसभा वगैरह के चुनाव देखे थे, तब हमने मिनिमम एज 25 देखी थी। बट यहाँ पे मैं बात करूंगी, कोई भी व्यक्ति अगर पंचायती राज के इलेक्शन लड़ता है तो उसकी सबसे पहले तो उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए, हमारा जो कार्यकाल रहेगा आपका वो रहेगा 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष, 5 साल के लिए उसका कार्यकाल रहेगा। लेकिन वो क्या है, दोबारा भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन पे कितनी भी बार, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का पैतृक चला आ रहा होता है गांव वगैरह में कि इलेक्शन लड़ते हैं, हर बारी वही प्रधान बनते हैं। तो इसमें ऐसी कुछ लिमिट नहीं है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतनी बार रह सकते हो। कितनी बार भी, जितनी बार आपको चुन के आओगे आप हर 5 साल बाद, उतनी बार आप बने रहोगे। ठीक है, तो सभी जितनी भी सीट है, सभी सीटों पे क्या, प्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन वही है कि अपना नेता चुनने के लिए आप खुद वोट करने जाओगे, प्रत्यक्ष चुनाव जैसे। ठीक है, तो आप क्या है, खुद से वोट करने जाओगे, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो गई। साथ ही चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अब की बात करता है, क्योंकि देखो भैया, जब तक हमारा पंचायती राज नहीं था, जब तक हमारा म्युनिसिपैलिटीज नहीं था, तब तक हमने क्या नहीं देखा था, हमने कहीं भी बात नहीं करी थी किसकी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन की। लेकिन जैसे ही हमारा क्या हुआ कि पंचायती राज आया, तब हमारा क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक चीज ये भी आई कि अब जो है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन नाम की बॉडी बनवाई जाएगी, जो आपके इलेक्शंस को कंडक्ट करेगी पंचायती राज के और म्युनिसिपैलिटीज के। अब यहाँ याद रखिएगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, राज्यों का जो आपका निर्वाचन आयोग है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को ही कंडक्ट कराएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपकी राज्य के विधान मंडल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा का जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बनी थी कि जो अब हमने पंचायती राज लेकर आए हैं, म्युनिसिपैलिटीज लेकर आई हैं, तो इनमें जो लोग चुने जाएंगे, जिनके लिए इलेक्शन होगा, उसको कंडक्ट कराने का काम स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगा। इसमें प्रॉपर वही कमिश्नर बैठाए जाएंगे, और कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम किसका है, हमारे स्टेट के गवर्नर का है, उस राज्य के गवर्नर का। ये भी पूछ लिया जाता है, आपका पॉइंट याद रखिएगा।
ठीक है। तो कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, भंग होने पर 6 महीने में पुनः चुनाव, कि अगर किसी कारण भंग हो जाती है तो 6 महीने में आपका पुनः चुनाव कराए जाएंगे। और इतना याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कहीं का प्रधान था व्यक्ति, अब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है अकस्मात, और देन क्या होता है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल बचा हुआ है, 2 साल वो बंदा कंप्लीट कर चुका था, तो दोबारा 6 महीने के भीतर तो चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है। साथ ही अब जो चुनकर आएगा वो रिमेनिंग 3 साल के लिए ही आपका वहां पे रूल करेगा, 3 साल के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं उससे ज्यादा करेगा। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ समय होता है उसी के लिए वो क्या है, राज करता है। उसके बाद दोबारा से फ्रेश सिलेक्शन होंगे। ठीक। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर प्रॉपर आपका रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपका महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। क्या 33% तो हमारा महिलाओं का ही आरक्षण रहता है। साथ ही आपका एससी और एसटी का भी, पिछले वर्गों के लिए भी आपका आरक्षण है। और ये राज्य टू राज्य बैरी करता है, क्योंकि किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, किसी स्टेट में कम होगी, तो उसी हिसाब से इन सीट्स का नंबर भी बैरी करता है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुसार आपकी सीटें रहेंगी। महिलाओं के लिए 1/3, सॉरी 33%, हाँ 1/3 एग्जैक्टली। तो हमारा महिलाओं के लिए रिजर्व है, आपका 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए ही रहेंगी। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब पंचायत वेब सीरीज तो देखी होगी, पंचायत वेब सीरीज में मंजू देवी प्रधान थी, और अभी जो बनी है वो क्या नाम है उनका। ठीक है। तो यानी कि 1/3 जो सीट्स है वो हमेशा महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है पंचायत इलेक्शन में। अगला देख लेते हैं। अगला बात करेंगे फाइनेंस की। अब फाइनेंस, क्योंकि भाई जब हमने ये बना तो दिया, अब राज करेंगे, शासन करेंगे, तो शासन में पैसा तो कहीं रोड बनवानी है, कहीं कुछ और काम करना है, ठीक है, शौचालय बनवाने हैं, तो इन कामों के लिए क्या पैसा चाहिए। तो इस पैसे के लिए अब बनेगा क्या, हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन आया आपका, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, हर 5 साल में जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके वित्त, उनके जो फाइनेंस है उसकी समीक्षा करेगा, और ये अनुच्छेद 243 आई के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, और ये कौन बनवाता है, गवर्नर जो हमारे राष्ट्र के होंगे, उस राज्य के, उनका काम है ये। ठीक। अब देख लेते हैं पावर। पावर क्या है, राज्य कानून द्वारा हस्तांतरित ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की योजना करना, क्रियान्वयन करना। 11वीं सूची में जितनी भी विषय हैं उन उससे रिलेटेड इनके पास पावर होती है। पावर उतना कुछ ऐसा पूछने वाली चीज है नहीं। ठीक। तो यहाँ पर हमने अपना पंचायती राज खत्म कर लिया। अब हम चलेंगे म्युनिसिपैलिटीज पे। किस पे, म्युनिसिपैलिटीज पे। ये हमारा किसके लिए है, ये आपका है अर्बन, शहरी। ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, रूरल की बात करी थी। काफी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। ठीक। तो ये आ जाता है, इसके लिए आता है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसमें क्या हुआ, हमारा पार्ट 9A जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 243 से लेकर 243Z तक बात होती है। साथ ही 12th शेड्यूल, जिसमें 18 सब्जेक्ट हमारे दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गए, वाटर सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, ये सारी चीजें, बिजली हो गई, ये सारी चीजें म्युनिसिपैलिटीज का काम होता है। किसका, म्युनिसिपैलिटीज का। अब इसमें क्या है, म्युनिसिपैलिटीज भी आपकी 3 टाइप की रहेंगी। एक रहेगा नगर पंचायत। नगर पंचायत देखो वो वाले क्षेत्र होते हैं जो आपके रूरल से अर्बन में क्या परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। पहले तो वो रूरल थे, ग्रामीण थे, बट अब वो अर्बन में चेंज हो रहा है, तो उनको बोलेंगे नगर पंचायत। म्युनिसिपल काउंसिल वो होते हैं जो छोटे अर्बन एरियाज होते हैं, कि जो अर्बन तो बन गए लेकिन अभी छोटे हैं। इनको कस्बों से देख सकते हो आप, नगर पंचायत कस्बे जो हो गए हमारे ना, जो अभी पूरे तरीके से शहरीकरण उनका नहीं हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो ये बड़े अर्बन शहर है, जैसे मुंबई हो गया हमारा, दिल्ली हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े हो गए ना, तो यहाँ पे क्या है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिल जाएगा। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है। अब कंपोजिशन की बात कर लें तो सभी सदस्य सेम वही डायरेक्टली चुनकर आएंगे। क्या, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, जिसमें वार्ड रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। साथ ही स्टेट्स नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे कुछ, जैसे हमारे एमपीज हो गए, एमएलए हो गए, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ये उतना ज्यादा जानने का नहीं है, का प्रावधान है। ठीक है। याद रखिएगा, बेसिकली हमारा क्या है, बेसिकली जो है आपके कौन है, चुन के ही आ रहे हैं, बस कुछ नॉमिनेट रहेंगे किसके द्वारा, हमारे एमपी और एमएलए के। अगला देख लेते हैं हम।
वार्ड कमेटीज की बात करें तो पॉपुलेशन जहां पे क्या है इक्वल टू और मोर देन 3 लाख होगी, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज क्या में अनिवार्य होगा। साथ ही कई वार्ड्स के इलेक्टेड मेंबर से मिलकर स्थानीय मुद्दों की देखरेख करती है। ये उतना जानने का नहीं है, जस्ट पढ़ के हम एक बार गो थ्रू करेंगे। इलेक्शन वही स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243(ZA) के द्वारा कंडक्ट कराएगी। चुनाव लड़ने की यहाँ पे भी जो न्यूनतम आयु है वो हमारा 21 वर्ष यानी कि 21 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। और वोट कौन करेगा? वोट वही करेंगे जिसकी एज हमारी 18+ है, 18 या फिर उससे ज्यादा है। अगली बात करें, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका भी, और इनका भी वही है कि 6 महीने के भीतर चुनाव करेंगे अगर विघटन हो जाता है किन्हीं भी कारणों की वजह से। रिजर्वेशन की मैं बात करूं तो 1/3 सीट है आपकी किसके लिए? हमारी जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, उनके लिए हमारी आरक्षित है। परसेंटेज में भी अगर पूछे तो 33.33 ऐसे बन जाएगा, याद रख लेना। SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में कि जहां जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा सीट्स रिजर्व रहेंगी SC और ST के लिए। साथ ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए वैकल्पिक आरक्षण भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंस, क्योंकि पैसा तो बहुत जरूरी चीज है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 बाई प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिका वित्त की समीक्षा करता है। ये पंचायत की भी समीक्षा कर रहा है, साथ ही हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन किसकी? आपका म्युनिसिपैलिटीज की भी करेगा। राजस्व स्रोत क्या है हमारा? प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टेट ग्रांट्स हो गया, सेंट्रल स्कीम जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन वगैरह। तो यहाँ से क्या है, ये अपना राजस्व को कलेक्ट करेंगे। मतलब कुछ इनको पावर होती है। मैं बता दूं आपको कि छोटा मोटा, आप अगर शहर से बिलोंग करते हो कुछ लोग, तो उनको पता होगा कि छोटा मोटा जो हमारा टैक्स है वो म्युनिसिपैलिटीज आपका लगा सकते हैं, उसके पास पावर है। ठीक है, तो वो टैक्स क्या है अपना, फिर वो कार्य जो कर रही है उसमें उसका खर्चा होता है, और इसी की समीक्षा कि कितना कलेक्ट किया, कितना खर्चा किया, ये सारी समीक्षा हमारा क्या करती है? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। पावर की हम बात कर लेंगे। राज्य कानून के माध्यम से सौंपे गए, इनमें अर्बन प्लानिंग हो गई, वही सैनिटेशन, साफ सफाई रहनी चाहिए, जो सुबह कूड़े वाला आना चाहिए, टाइम पे कूड़ा भर के ले जाना चाहिए, गलियां साफ हों, हेल्थ, 12th शेड्यूल के अंदर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ओके, अब देखो, अब आ जाता है हमारा पीसा एक्ट। क्या? पीसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये हमारा आ जाता है। देखो मैं बताऊं पीसा एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि कुछ हमारी ऐसी जगह थी जहां पर क्या है, हम क्या है आपको डायरेक्टली जो आपकी पंचायत है उनको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ का जो डाइवर्सिटी है वो अलग है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उस तरीके से फिर एक अलग से पीसा एक्ट आता था जिसमें कुछ कंसेशंस दिए गए थे। पीसा एक्ट 1986 में आता है। ये क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया है कहाँ पे, जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, उनमें भी अब क्या है आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा, जिसमें ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस के लिए ग्राम सभा को सशक्त करता है। 10 राज्यों में कानून, जैसे झारखंड, उड़ीसा। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जहाँ पे ट्राइबल है यहाँ पे ये 50% का रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। कितना? 50% की। और जो हमारा चेयरमैन की बात करूं तो वहां पर तो ये 100% करता है। ठीक है, अध्यक्षों की बात पे तो ये कुछ उनके लिए ज़रूरी है। वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनकी जो एक डाइवर्सिटी है, जो उनका एक अपना कल्चर है, उसको बनाए रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। तो पीसा एक्ट अलग से लेकर आया गया था हमारा। ठीक है, तो ये आपके 10 राज्यों में लागू होता है, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया हमारा, जहाँ पे भी आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक बार आर्टिकल देखेंगे हम सारे रिलेटेड टू पंचायती राज, रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत दोनों से। आइए, सबसे पहला आर्टिकल 243। अब 243 ये डेफिनेशन की बात करता है। 243 क्या डेफिनेशन कि आपका ग्राम पंचायत है क्या, ग्राम सभा क्या है, ये डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा, डिफाइन करेगा। पंचायत आखिर है क्या, ग्राम सभा के बारे में बात करेगा 243A। 243B की हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत यानी कि पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, सी फॉर कंपोजिशन दिख रहा होगा आपको, पंचायतों की संरचना क्या होगी उसके बारे में बात कर रहा है।
243D ये आपका रिजर्वेशन यानी कि सीट्स का आरक्षण की बात करेगा। 243 ये हमारा पंचायत की ड्यूरेशन यानी कि जो हमने देखा था कि 5 साल होती है, ये उसकी बात करता है। वहीं 243F की बात करें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा कि किसी भी पंचायत मेंबर को इस बात पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि उसकी एज 25 वर्ष से कम है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एज की हम बात कर रहे हैं सिर्फ 21 साल। ठीक है, ये हमारा मेंशन्ड है। 243G के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात करता है। 243H की बात करते हैं तो ये पावर टू इम्पोज टैक्सेस, मतलब ये कुछ अपने टैक्स लगा सकती हैं। फंड्स ऑफ द पंचायत, अब हाँ मैंने म्यूनिसिपैलिटीज का जैसा आपको बताया, सेम हमारा जो पंचायत होती है वो भी कुछ छोटे मोटे हमारे टैक्सेस को लगा सकती हैं। ठीक है, पावर टू इम्पोर्ट टैक्स एंड फंड बाय द पंचायत। एंड 243I को देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि हमारी फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी कब, हर 5 साल में, हर 5 साल में। ये काम किसका है, ये हमारा काम है गवर्नर साहब का। ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो पंचायत की है उसको रिव्यू करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। आगे देखते हैं 243J की बात करें तो ये ऑडिट करेगा, जो पंचायत का अकाउंट है उनके पंचायत के खातों की लेखा परीक्षण करेगा। 243K की बात करें तो ये पंचायत के इलेक्शन की बात कर रहा है, चुनाव की बात, कि चुनाव हमारे कैसे प्रत्यक्ष रूप से होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ये सारी चीजें। 243L की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों में ये लागू होता है नहीं होता है। मुझे इतना बताओ कि दिल्ली में आपको पंचायत देखने को मिलती है या नहीं, दिल्ली, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए गूगल करके बताना। दिल्ली हमारा एक यूटी है, यहाँ पर पंचायत होंगी या नहीं होंगी, आंसर में, ठीक है, कमेंट में लिखकर बताना। अगला है हमारा 243M पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, यानी कि कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कुछ मैं बताती हूँ आपको, एक हमारा हो गया नागालैंड, एक हो गया आपका मिजोरम एंड एक हो गया हमारा मेघालय, और यहाँ पर जो है हमारा ये लागू नहीं होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ असम की और मणिपुर की, तो वहाँ पे आपका जो ट्राइबल एरिया है, कुछ शेड्यूल ट्राइब जहाँ पे हैं, उन एरियाज में भी ये लागू नहीं होगा। तो ये किसकी बात करी गई है यहाँ पे कि पार्ट नॉट टू अप्लाई, जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा कुछ क्षेत्रों के बारे में। अब 243N की बात करेंगे, कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 243I के बारे में बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टर मैटर, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है। और 243N में भी वैसे याद करो, जब हम नागरिकता की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि ऊपर दिए गए जितनी भी हमारी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, अगर उनके आप एक बार प्रूव कर चुके हो कि आप भारत देश के नागरिक हो, तो आपकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, वो हमारी कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसा ही ये बात कर रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं एक बार और रिमाइंड कराना चाहूँगी आपको कि जो हम सारा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो बुक शिवास आप देख सकते हो, इसके द्वारा ही मैंने कंटेंट उठाया है, और हम इसी बुक के आपको एक प्रकार से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका बुक की सारी थमरी को जो हमारी समरी है, जो आपका थ्योरी है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसके बाद बुक के ही दिए गए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जिनके पास भी नहीं है, मुझे उम्मीद है वो जाके ले लेंगे, काफ़ी रीजनेबल बुक है। ठीक, तो हम क्या म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड आर्टिकल्स को देख रहे थे। 243P से जैसे मैंने बताया वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी डेफिनेशंस, परिभाषाओं की बात करता है ये। 243Q की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात करेगा। कौन सा, हमारा Q, अल्फाबेटिकली चल रहा है, PQRST ऐसे करके ये। 243R की R बात करेगा संरचना की, पहले गठन हो गया, अब भाई गठन करने के बाद देखेंगे कि इसकी संरचना कैसे होगी। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगे, तो ये कंपोजिशन की बात करेगा। 243S ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज हमारी कैसे बनेंगी, उनके गठन और उनकी संरचना के बारे में। 243 की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है, जिसमें हमने देखा था ना SC ST के लिए आपकी सीट्स रिजर्व रहेंगी एंड हमारा 33% 1/3 आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है। 243 की बात करें तो ये म्यूनिसिपैलिटीज की जो समय अवधि है उसके बारे में बात करेगा, कितना है, 5 साल है, 5 साल बाद दोबारा से गठन होगा। ठीक है, 243 की बात करूं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है कि किन किन बेसिस पे वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, मतलब वो कौन सी बातें हैं जिन पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, नहीं जानो। तो हम उतने ही पॉइंट देख रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, अदरवाइज नहीं। ठीक, 243 की बात करूं तो ये पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की। अगला देखते हैं 243X, ये बात करेगा पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। 243 की बात करें तो ये फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में बात करता है, क्योंकि इसकी भी समीक्षा होगी ना। 243Z की बात करें तो ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमारे खाता है उसका लेखा परीक्षण की बात करेगा। 243ZA ये इलेक्शन की बात करेगा, नगर पालिकाओं का जो आपका चुनाव होगा उसके बारे में बात करेगा। 243ZB ये आपका एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, 243ZC ये आपका पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज, जैसे हमने पंचायत के बारे में देखा कि कुछ ऐसे एरियाज है वहाँ पे पंचायती राज एक्सटेंशन नहीं होगा, बट सेम यहाँ पर भी है कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे आपकी म्यूनिसिपल जो बॉडीज हैं वो नहीं क्रिएट की जाएंगी। ठीक, 243ZG है, ये कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात करेगा। 243ZE ये कमेटीज फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की बात करेगा। 243ZF वही कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 243ZG ये वार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप पर ये क्या है, प्रतिबंध लगाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमने देखो उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है जितना आपके लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज फिर तो बहुत पढ़ने को, इससे ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस टॉपिक में भी पर्टिकुलर जो यूपीएससी वाले बच्चे भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, हमको कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो भी देखना है कि जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कैसे क्वेश्चन है, आंसर ही आ गया, सॉरी। ठीक है, सारे आंसर शायद गिवन है, बट एक बार चलिए सारे क्वेश्चन हम फिर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड फॉर अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आपका 73rd संविधान संशोधन अधिनियम है हमारा, वो क्या है, कितनी जनसंख्या मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आपका 20 लाख से कम की आबादी है तो क्या होगा, वहां पर हमारा जो आपका ब्लॉक लेवल था, ब्लॉक लेवल को हम कट कर देंगे, सिर्फ आपका 2 टायर देखने को मिलेगा। क्या, 2 टायर, 2 स्तरीय, जिसमें हम विलेज लेवल पे गठन करेंगे पंचायत का, साथ ही हम कहाँ करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, लेकिन ब्लॉक वाला गायब हो गया था। ठीक, तो इसमें वही बात कर रहे हैं, तो कितना, 20 लाख। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्थानीय सुशासन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना था। इसके संशोधन के तहत पंचायतों को स्थानीय शासन योजना और विकास से जुड़ी शक्तियां दी गई हैं। यह संविधान संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में क्या परिकल्पित करता है। इस संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जोड़ा गया था। इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची भी आपकी जोड़ी गई थी, जिसमें कुल 29 सब्जेक्ट शामिल है। याद रखना, 11वीं अनुसूची अगर वो पूछे तो हमारा किसमें 73rd में जोड़ी गई थी, और वहीं 12वीं पूछे तो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जोड़ी गई थी, और वो हमारा किसमें 74th में जोड़ी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
envisages the establishment of Panchayati Raj system to enable the Gram Sabha to perform the function and power assigned to it by the state legislature। यानी कि भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो पंचायती राज की बात हो रही है, सिंपल सी हमारा कौन सा 73वां संविधान संशोधन यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने बताया था आपको, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा हमारा, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जिसका एक चेयरपर्सन होगा। उस चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करेगा? याद हो आपको तो मैंने बता ही था आपको कि वो हमारे गवर्नर साहब जो उस प्रदेश का जो राज्यपाल होगा राज्य का वो करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर भी वही हो जाएगा हमारा ए, राज्यपाल। पंचायतों के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं का क्या करेगा? ये हमारा चुनाव कराता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन याद रखना है, ये हम यहाँ पे विधानमंडल का चुनाव नहीं कराएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंध है? अब यहाँ पे एक और मैं बता दूं, एक हमारी ARC रिपोर्ट आई थी, क्या ARC रिपोर्ट, और ये कितने नंबर की थी? 6 नंबर की आपकी ARC रिपोर्ट थी जिसने हमारी पंचायती राज की क्या है समीक्षा की थी, सिफारिश की थी। क्या की थी? सॉरी, समीक्षा नहीं, सिफारिश की थी, पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपका C ही है, 6। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट संकट प्रबंधन से, चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता और 5वीं रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। वहीं इस आयोग का गठन 31 अगस्त 1905 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ओके, ये इससे संबंधित है, बाकी जो अदर दे रखे हैं वो बता रहा है वो किस किस से संबंधित है, हमारी दूसरी चौथी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा है? नगर पालिका, अब ये नगर पालिका पे पहुंच गया तो आपको याद होना चाहिए कि 74th हमारा 74वां आंसर सारे लगे हुए ही हैं, आज गड़बड़ हो गया था। कोई नहीं, चलो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो मैं चेंज कर देती। ठीक, तो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। भारत का संविधान का 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9A अनुच्छेद 243B से 243ZG जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कुल 18 विषय शामिल है। तो क्या है 73वां पंचायत के लिए था हमारा, ठीक है, पंचायती राज, और ये हमारा था म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए संवैधानिक दर्जा। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनते थे, ठीक है, लेकिन हमारा अगर मैं बात करूं तो जब संवैधानिक दर्जा मिल जाता है उसके बाद मैंडेटरी हो गया, आपको 5 साल बाद इलेक्शन कराने ही कराने हैं, आपको तीनों लेवल पे 3 टायर बनानी ही बनानी पड़ेगी। उससे पहले क्या है वो ठीक है, चलो जिसका मन है वो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कोई प्रदेश मना कर दे फॉर एग्जाम्पल कि हम तो पंचायत के इलेक्शन ही कराना बंद कर दे रहे हैं, तो नहीं, वो एक संवैधानिक कार्य होगा, तुम्हारे ऊपर इमरजेंसी भी लग सकती है। तो यही रीजन था कि संवैधानिक दर्जा जब दे देंगे तो मैंडेटरी हो जाएगा कि हर एक राज्य को बनानी ही बनानी है, गठन करना ही पड़ेगा, ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है ना, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास हमारा इतना ही था, ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो गया। और देखो हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जाना है, जिसमें क्या है हमारा आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, ठीक। और बाकी मैं एक बार फिर से बता देना चाह रही हूँ कि जो हमारे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा था वो शिवास जो किताब है GS/GK के लिए, वैसे ये डेडिकेटेडली SSC वाले बच्चों को है, बट जो भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब का सिलेबस इस बुक से आपका कवर हो जाएगा, GS और GK का। इसमें मिलता है आपको थ्योरी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही 1 लाइनर है जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको
3 in 1 आप बुक इसको बोल सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइस है, इन जस्ट 329 में आप इस बुक से को पढ़ सकते हो और साथ ही वीडियो लेक्चर देख सकते हो। जैसे कई बार पॉइंट कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना, तो हमको होता है कि कोई समझा दे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के आदित्य सर ने हम एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो है आप सबको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट के साथ साथ एक और प्रयास आगे दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलते हैं। और मैं एक बार और बताती चलूँगी कि ये मेरी जैसे पॉलिटी की क्लास है, वैसे मैथ्स की क्लास शुभम सर लेकर आते हैं, वो सुबह में होती है एंड ये हमारी शाम के टाइम में दोपहर के बाद में डलती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आपकी 2 सब्जेक्ट्स की क्लास फिलहाल देखने को मिलेंगी। और बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि और भी हम आपको चीज़ें लेकर आएँ, करंट अफेयर और ये सब्जेक्ट, तो उसके लिए यू हैव टू सपोर्ट, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करिए लेक्चर कैसा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वहीं तक नहीं, आप खुद भी इनिशिएट करिए। जो भी सवाल पूछे जाते हैं भाई एटलीस्ट जस्ट टाइप तो करना है। कितनी घंटों भर चैटिंग कर लेते हो आप, रात रात भर बीत गई, कभी नहीं पता ही नहीं चला। एक शब्द लिख दो, टाइप कर दो, और कुछ पॉइंट नहीं भी आता है ना, जस्ट गूगल इट और उसके बाद लिखो, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो कमेंट करिए एंड लाइक करो ऑफ कोर्स, अगर पसंद आई हो। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, अगर वो भी कोई तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड अगर कोई भी नया आया हो यहाँ पे, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है आपकी एग्ज़ाम में। एंड बाकी सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।